नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 4 फरवरी 2026, दिन बुधवार और आज की हिंदी तिथि है फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष तृतीया। तो दोस्तों, हमेशा की तरह सबसे पहले तो आज के दिन का इतिहास जान लेते हैं। साल 1789 में आज ही के दिन जॉर्ज वाशिंगटन को सर्वसम्मति से अमेरिका का पहला राष्ट्रपति चुना गया था। उनके नेतृत्व ने आधुनिक अमेरिका की मजबूत नींव रखी और लोकतंत्र को नई दिशा दी। इसके बाद साल 1948 में आज ही के दिन श्रीलंका को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली। आज ही के दिन साल 2004 में मार्क जुकरबर्ग ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर द फेसबुक लॉन्च किया, जिसे आज हम फेसबुक के नाम से जानते हैं। इस प्लेटफॉर्म ने पूरी दुनिया में सोशल मीडिया की तस्वीर बदल दी और लोगों को डिजिटल रूप से जोड़ दिया। इसके साथ ही आज पूरी दुनिया में विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इस दिन का मकसद कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाना, समय पर जांच और सही इलाज का संदेश देना है, ताकि इस बीमारी से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। तो दोस्तों, ये था आज के दिन का इतिहास। तो चलिए अब जानते हैं आज की देश भर की सबसे बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की और भारतीय प्रोडक्ट्स पर टैरिफ घटाकर 18% करने के फैसले के लिए धन्यवाद दिया। पीएम मोदी ने कहा कि यह कदम भारत अमेरिका ट्रेड रिलेशंस को नई मजबूती देगा और भारतीय गुड्स को अमेरिकी बाजार में बेहतर एक्सेस मिलेगा। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश और टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन को बढ़ाने पर जोर दिया। बातचीत में ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी पर भी चर्चा हुई। पीएम मोदी ने कहा कि दो बड़ी डेमोक्रेसीज जब एक साथ काम करती हैं तो करोड़ों लोगों को फायदा होता है। उन्होंने ट्रंप के लीडरशिप को वैश्विक शांति के लिए अहम बताया और पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की बात कही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया यूएस ट्रेड डील की तारीफ करते हुए इसे देश की टेक्नोलॉजी ग्रोथ के लिए बड़ा कदम बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि यह समझौता भारत के सॉफ्टवेयर और सर्विसेज सेक्टर को नई ताकत देगा और इकोनॉमी में नया बूम लाएगा। अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि इस डील से युवाओं, एंटरप्रेन्योर्स और टेक प्रोफेशनल्स के लिए एंडलेस अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी। उन्होंने भरोसा जताया कि यह पार्टनरशिप इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट और रोजगार को बढ़ावा देगी। सरकार का लक्ष्य भारत को ग्लोबल टेक्नोलॉजी हब बनाना है और यह ट्रेड डील उसी दिशा में मजबूत कदम साबित होगा। इंडिया यूएस ट्रेड डील का उद्योग जगत ने जोरदार स्वागत किया है। बड़े उद्योगपतियों का कहना है कि यह समझौता दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक रिश्तों को नई ताकत देगा। आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला ने कहा कि टैरिफ्स कम होने से इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के नए मौके खुलेंगे। उन्होंने बताया कि उनका ग्रुप अमेरिका में सबसे बड़ा भारतीय निवेशक है और यह डील सप्लाई चेन को और मजबूत करेगी। महिंद्रा ग्रुप के आनंद महिंद्रा ने इसे कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट की जीत बताया। टीवीएस मोटर के सुदर्शन वेणु ने कहा कि इससे टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन तेज होगी। 2 फरवरी को हुए इस समझौते के बाद यूएस ने भारतीय सामान पर टैरिफ 25 से घटाकर 18% कर दिया, जिससे व्यापार का माहौल बेहतर होगा। कल लोकसभा में भारी हंगामे के बाद 8 विपक्षी सांसदों को पूरे बजट सत्र की बाकी अवधि के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। इनमें कांग्रेस के मणिकम टैगोर, अमरिंदर सिंह राजा, गुरजीत सिंह औजला, हिबी ईडन, डीन कुरियाकोस, प्रशांत पडोले, किरण कुमार रेड्डी और सीपीआईएम के एस वेंकटेशन शामिल हैं। सदन में भारत चीन रिलेशंस और भारत अमेरिका ट्रेड डील पर विपक्ष ने जोरदार प्रोटेस्ट किया। कुछ सांसदों ने चेयर की तरफ कागज फेंके, जिसे मिसकंडक्ट माना गया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सस्पेंशन का प्रस्ताव रखा, जिसे सदन ने वॉइस वोट से पास कर दिया। लगातार हंगामा के कारण लोकसभा की कार्यवाही कई बार एडजर्न करनी पड़ी और अंत में सदन आज सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से 6 फरवरी को होने वाले खास कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा को देखने की अपील की है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि युवाओं से बातचीत करना हमेशा मोटिवेटिंग होता है। पीएम मोदी ने स्ट्रेस फ्री एग्जाम्स पर जोर देते हुए बताया कि डर और प्रेशर से बाहर निकलकर कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाई करनी चाहिए। उन्होंने टाइम मैनेजमेंट, पढ़ाई और आराम के बीच सही बैलेंस बनाने के प्रैक्टिकल टिप्स भी दिए। इस साल यह इंटरैक्टिव सेशन देवमोगरा, कोयम्बटूर, रायपुर, गुवाहाटी और दिल्ली के 7 लोक कल्याण मार्ग पर आयोजित हुआ, जहां एग्जाम वॉरियर्स ने सीधे प्रधानमंत्री से सवाल पूछे और गाइडेंस ली। दुबई में रहने वाले भारतीय बिजनेस और प्रोफेशनल्स ने यूनियन बजट 2026-27 का स्वागत किया है। इंडियन बिजनेस एंड प्रोफेशनल काउंसिल दुबई ने कहा कि यह बजट ग्रोथ ओरिएंटेड है और भारत यूएई ट्रेड को नई ताकत देगा। बजट में 12.2 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर, 10,000 करोड़ रुपए का एसएमई ग्रोथ फंड और 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स जैसे बड़े कदम शामिल हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि टियर 2 और टियर 3 सिटीज में इन्वेस्टमेंट से नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बनेंगी। आईसीएआई दुबई ने कहा कि एनआरआई के लिए टीसीएस घटाकर 2% करना और इन्वेस्टमेंट लिमिट बढ़ाना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूत करेगा।
ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु विवाद पर फिर से बातचीत शुरू होने के संकेत मिले हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह अमेरिका की शर्तों पर विचार कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से जीरो यूरेनियम इनरिचमेंट, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर रोक और क्षेत्रीय गुटों को समर्थन बंद करने की मांग रखी है। ईरान ने इन शर्तों को अपनी संप्रभुता के खिलाफ बताया, लेकिन कुछ लचीलापन दिखाने की बात कही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और ईरानी विदेश मंत्री की मुलाकात तुर्की में हो सकती है। ईरान चाहता है कि बातचीत से पहले अमेरिका सैन्य दबाव कम करे और प्रतिबंध हटाए। दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 की शुरुआत हो गई है, जिसका थीम है शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। इस समिट में दुनिया भर के नेता, पॉलिसी मेकर्स और बिजनेस एक्सपर्ट शामिल हो रहे हैं, जहां इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी और टेक्नोलॉजी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो रही है। कार्यक्रम में 445 से ज़्यादा सेशंस रखे गए हैं, जिनमें 450 ग्लोबल लीडर्स भाग ले रहे हैं। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा ने कहा कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बावजूद ग्लोबल इकोनॉमी ने मजबूत रेजिलियंस दिखाई है। उन्होंने AI टेक्नोलॉजी को प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का बड़ा जरिया बताया। साथ ही कहा कि ट्रेड में उतार चढ़ाव के बावजूद ग्लोबल ग्रोथ आउटलुक अब पहले से बेहतर नजर आ रहा है। भूटान के ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन मंत्री ल्यूनपो जिम ने नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोजर लाल और राज्य मंत्री श्रीपद नायक से मुलाकात की। बैठक में भारत भूटान के बीच पावर सेक्टर सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। खास तौर पर पुनः संगछू 2 प्रोजेक्ट से बिजली उत्पादन के कमर्शियल ऑप्टिमाइजेशन और पुनः संगछू 1 प्रोजेक्ट को जल्द शुरू करने पर जोर दिया गया। दोनों देशों ने संकोस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की आगे की योजना और 2040 तक ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग पर भी बात की। भूटान में लीन मंथ्स के दौरान पावर शेड्यूलिंग की अप्रूवल प्रक्रिया को आसान बनाने पर सहमति बनी। मंत्रियों ने दोनों देशों की मजबूत दोस्ती को और गहरा करने की प्रतिबद्धता जताई। रूस ने यूक्रेन पर बड़ी सैन्य कार्रवाई करते हुए रात भर में करीब 450 लॉन्ग रेंज ड्रोन्स और 70 मिसाइलें दागी हैं। यह हमला ऐसे समय में हुआ जब अबू धाबी में अमेरिका की मध्यस्थता से शांति वार्ता होने वाली है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बताया कि कम से कम 5 इलाकों में एनर्जी ग्रिड को निशाना बनाया गया, जिससे कड़ाके की सर्दी में आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राजधानी कीव में घरों, एक किंडरगार्टन और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया। देश भर में 10 लोग घायल हुए और कीव के 1100 से ज्यादा अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में हीटिंग बंद हो गई है। राष्ट्रपति भवन में स्थित अमृत उद्यान कल से आम जनता के लिए खोल दिया गया है और यह 31 मार्च तक खुला रहेगा। राष्ट्रपति सचिवालय के अनुसार गार्डन रोज सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेगा। अंतिम प्रवेश 5:15 तक होगा। रख रखाव के कारण हर सोमवार और 4 मार्च को होली के दिन यह बंद रहेगा। प्रवेश पूरी तरह फ्री है। टिकट की बुकिंग वेबसाइट visit.rashtrapatibhavan.in पर या गेट नंबर 35 के पास कियोस्क से की जा सकती है। सेंट्रल सेक्रेटरीट मेट्रो से गेट 35 तक हर 30 मिनट में शटल बस चलेगी। अंदर मोबाइल, पर्स, पानी की बोतल और छाता ले जाने की अनुमति होगी। पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को पद्मश्री सम्मान मिलने पर उन्होंने इसे अपने और परिवार के लिए बेहद खास पल बताया। उन्होंने भारत सरकार का आभार जताते हुए कहा कि देश के लिए मैच और ट्रॉफी जीतने का उनका प्रयास हमेशा जारी रहेगा। रोहित 2007 से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे हैं और पिछले 19 सालों में भारत के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी बने। उनकी कप्तानी में भारत ने 2024 T20 वर्ल्ड कप और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जीती। रोहित ने टेस्ट में 4300 से ज़्यादा, वनडे में 11,500 से ज़्यादा और T20 में 4200 से ज़्यादा रन बनाए हैं। वह अब 2027 वर्ल्ड कप खेलने की तैयारी कर रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना देश में स्वास्थ्य क्षेत्र की सबसे बड़ी पहल बन चुकी है। 31 दिसंबर 2025 तक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 15,733 प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इम्पैनल किया गया, जिनमें 1259 अस्पताल एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में हैं। डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत इस साल 8.79 करोड़ नए आभा हेल्थ अकाउंट्स बनाए गए, जिससे इलाज की प्रक्रिया आसान हुई। देश भर में 1,82,944 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू हो चुके हैं, जहाँ 12 तरह की प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज दी जा रही है। आयुष्मान वय वंदना योजना के तहत 70 साल से ऊपर के 96.73 लाख सीनियर सिटीजन्स को कार्ड मिले और 10.33 लाख लोगों को कैशलेस इलाज मिला। यह योजना यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को मजबूत कर रहा है। EPFO ने बजट 2026-27 में प्रोविडेंट फंड से जुड़े इनकम टैक्स नियमों को सरल बनाने के फैसले का स्वागत किया है। सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट और EPF एक्ट के बीच जो अलग अलग नियम थे, उन्हें अब एक जैसा कर दिया है। इससे टैक्स एग्जेम्पशन, इन्वेस्टमेंट पैटर्न और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को लेकर जो कंफ्यूजन थी वह खत्म होगी। नए नियम के अनुसार वही प्रोविडेंट फंड टैक्स बेनिफिट पाएंगे जिन्हें EPF एक्ट की धारा 17 के तहत मान्यता मिली है। इन्वेस्टमेंट में पहले 50% सरकारी सिक्योरिटीज की सीमा थी, जिसे हटा दिया गया है। अब एम्प्लॉयर का योगदान 7.5 लाख रुपए तक टैक्स फ्री रहेगा। इस सुधार से कॉम्प्लियंस आसान और विवाद कम होंगे।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के मुख्य समाचार देखने के लिए हमारे यूट्यूब न्यूज चैनल इंडियन जनता न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।